जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो उसी वादे के साथ हम पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे कहेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, कैसे पता करें कब क्या हुआ था? तो इतना समय प्रीवियसली बीत चुका है, हजारों लाखों साल पहले का समय है। उसको स्टडी कैसे करना है, उसको पता कैसे चलेगा बेसिकली पहले हुआ क्या है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे ये सारा का सारा मैटर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, परिवार की पुरानी बातें दादा दादी नाना नानी से आप जानते हैं। अगर आजकल में कोई घटना घटी है तो उसके बारे में हम टेलीविज़न देखते हैं या रेडियो पे जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रेजेंट डे में कोई जानकारी हमें लेनी है तो हमें व्हाट्सएप से मिल जाती है, फेसबुक से मिल जाती है। तो इस तरह से हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन पुराने समय में ये तो कुछ था नहीं, कोई वीडियो तो बनी हुई नहीं थी कि जिससे हम सारी जानकारी जानकारी ले लें। तो इसके लिए हमारे पास वेरियस सोर्सेस हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में इतिहास क्या है? तो इतिहास है जो हमारे लाखों हजारों वर्ष पहले का जो को जानने के लिए जो ज़रूरी होता है उसे इतिहास के द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब अगर हमें हजारों वर्ष पहले की जो जानकारी चाहिए वो हम किस सब्जेक्ट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं? वो हम ज्ञात कर सकते हैं इतिहास के माध्यम से। ठीक है, इतिहासकार होते हैं वो अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जो जानकारी है वो बता देते हैं। इतिहास बीते समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एकमात्र साधन है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं, अगर मान लीजिए आज से कुछ समय बाद, ठीक है, हजारों बाद साल बाद, तो क्या होगा, लोग हमारी इस सिविलाइजेशन को जानने का प्रयास करेंगे तो वो किस साक्ष्यों के आधार पर करेंगे, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो कैसे पता लगता है? तो उसके लिए हमारे पास अतीत में एक ऐसा युग था जहाँ पर लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, तब भी हमें उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो वो जानकारी उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, खिलौने, मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, हथियार हो गए, औजार हो गए, इसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि उस समय के लोग किस तरह से रहन सहन था, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था और उनके सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। ये हम सब जान लेंगे उनके हथियारों से, उनके औजारों से, उनके मिट्टी के बर्तन से और खिलौनों से। ठीक है, फिर बात आती है पुरातत्व वेता की। पुरातत्व वेता क्या होता है? तो देखो दोस्तों, जो ज़मीन के अंदर से खोद कर वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो जो लोग करते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्व वेता। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके सर, तो ये आपका हो गया। तो भैया इतनी देर में हमें क्या बात समझ में आई? इतनी देर में हमें ये बात समझ में आई, जो इतिहास होता है, इतिहास के माध्यम से आज से जो हजारों वर्ष पहले लोग रह रहे थे उनके बारे में जानकारी हम जुटाते हैं, उनके बारे में, उनके रहन सहन से हम पता करते हैं कि वो किस तरह के लोग थे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हमने अब तीन प्रकार के कालों का विभाजन किया है। इसमें से हम तीन के बारे में बात करेंगे। पहला है पूर्व ऐतिहासिक काल, फिर है आधे ऐतिहासिक काल और फिर है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि ये वाला जो है ये क्या होता है। दोस्तों, कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें हमारे पास लिखने के लिए या लिखना लोग नहीं जानते होंगे। तो जिस समय के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसे हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है तो आप उसे सिंपली जवाब देंगे कि ऐसा काल जिसमें लिखित सामग्री नहीं है। क्या नहीं है भाई? लिखित सामग्री नहीं है, उसे हम कहेंगे आपका प्राक ऐतिहासिक काल, या आप कह ले पूर्व ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में कहें इसे तो इसे कहेंगे प्री हिस्ट्री एज। ठीक है, प्री हिस्ट्री एज। अब दूसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है भैया? तो ऐतिहासिक काल वो होता है, दूसरा नंबर हमारा आएगा आधे ऐतिहासिक काल का। तो आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इस काल में क्या था कि इस काल में हमारे पास लिखित सामग्री तो थी लेकिन उसका हम अध्ययन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? उसका हम अध्ययन नहीं कर पाए। तो इसे हम कहेंगे आद ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे दोस्तों? कहेंगे आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल ये रहा आपका। तो ये आपका आधे ऐतिहासिक काल हो गया। आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं बट उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उन्हें हम कहेंगे आधे ऐतिहासिक काल। चलते हैं आगे।
अगला हमारा है ऐतिहासिक काल। कौन सा है साहब? ऐतिहासिक काल। तो ये ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें हम पढ़ चुके हैं, उन्हें हम पढ़ना जानते हैं, तो उसे हम कहेंगे आपका ऐतिहासिक काल। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें हमारे पास लिखने के साक्षी नहीं थे, लिख ही नहीं पाते थे हम, तो उसे हम कहेंगे प्राक ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल। फिर आता है आपका आधे ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया है लेकिन हमें पढ़ नहीं पाते हैं उसे, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, उनका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो उसे हम कहेंगे आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है। जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता का टाइम है, उस समय के जो लोगों ने लिखा उसे हम नहीं पढ़ पाए, तो उसी को हम कहेंगे आधे ऐतिहासिक काल। अब आपका ऐतिहासिक काल वो काल हो गया जिसमें हम लिखना सीख गए हैं, पढ़ना भी सीख गए हैं, वही हमारा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे तीनों बातें। एक बात और समझ लेते हैं, पुरातत्व क्या होता है? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन कहलाता है पुरातत्व, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी क्या होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपकी एक सिविलाइजेशन थी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस सभ्यता में जो लोग थे, जब वो पूरी सभ्यता खत्म हो गई तो वो क्या होंगे? वो अवशेष हैं उनके ज़मीन में चले जाएंगे, तो उनकी खुदाई करने पर जो अवशेष हैं उन्हें निकाल कर उनकी स्टडी करना, वो हमारा कहलाता है पुरातत्व। और इनकी जो अध्ययन करता है उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पुरातत्व वेता, ये देख लीजिए लिखा है पुरातत्व वेता, ठीक है, ये आपका पुरातत्व वेता। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं मित्रों। तो पहले जो लोग थे वो लिखते किस किस पे थे? तो ये आपके लिखते थे, यहाँ पर देखिए, तो ये लोग लिखते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखते थे ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर, स्तंभ लेख पर और शिलालेख पर, ठीक है। तो ये आपके ताड़पत्र, ताड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते हुआ करते थे, उस पर लिखते थे, तो उसे हम कहेंगे ताड़पत्र। भोजपत्र क्या होता है? भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल पर लिखने का जो काम किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं भोजपत्र। फिर आपका होगा ताम्रपत्र, यानी कि तांबे की जो एक प्लाई टाइप की होले, तांबे की जो होती है एक लेयर होती है, उस पर लिखने का जो कार्य किया जाता है उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। और तीसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख को हम कहेंगे जो पिलर्स होते हैं उन पर, खंबे पर लिखा हुआ, उसे हम कहते हैं स्तंभ लेख। जैसे अशोक का सारनाथ है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो वो आपका किसका उदाहरण है? वो आपका स्तंभ लेख का उदाहरण है। फिर आपका आता है शिलालेख। शिला यानी कि स्टोन, स्टोन पर अगर लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे? शिलालेख, ठीक है। तो भाई ये बात हम समझ गए, इतनी। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या काम करता था? ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर, स्तंभ पर और शिलाओं पर लिखा करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इसको जानने के स्रोत यानी कि साधन हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक लेख यानी कि अभिलेख की। तो अभिलेख क्या होता है कि अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका अशोक का जो रुम्मनदेही अभिलेख है उससे प्राप्त है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपको प्राप्त हुआ है नेपाल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल से प्राप्त हुआ है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और रिसेंट में इसके साथ हमारा काला पानी डिस्प्यूट भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि लुम्बिनी के उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। कौन सा भाग लिया जाएगा? 1/8 बेसिकली लिया जाता था पहले 1/6, लेकिन जो अशोक थे उन्होंने यहाँ पर जो नेपाल है वहाँ पर अपना कर था उसे कम कर दिया और 1/8 पार्ट ले रहा है। मतलब कैसे? पहले ये लेते थे मतलब 100 में से 80 और 100 में से 60 का। इसे मत समझिए, ये आप बात समझिए कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख एक लिख दिया जाता है जिस पर राजा घोषणा करता है कि उसे क्या करना है बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो आप पहली बात याद रखेंगे, रुम्मनदेही अभिलेख किसका है? तो अशोक का है। कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। और क्या बात बताता है कि उपज का 8वां ही भाग लिया जाएगा, ठीक है। कितना भाग लिया जाएगा? 8वां। वैसे कितना लिया जाता था? 6ठा, ठीक है दोस्तों।
तो ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में जो दा है उसे ऐसे लिखते हैं, आ को ऐसे लिखते हैं, जो देवनागरी लिपि बेसिकली अपनी अभी चलती है, और गा को ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या बात पता चली कि हम जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी हम अभिलेख हैं जो राजाओं द्वारा लिखे गए होते हैं, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए होते हैं, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है हमारी सिक्के और मोहरे। तो देखो छात्रों कि सिक्कों से और जो मोहरे हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो साइंस है वो कितनी डेवलप थी, उस समय की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी अच्छी थी। अगर सिक्के अच्छी तरीके से बने होंगे, गोल होंगे, ठीक है, और धातु के बने होंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ की मेटलर्जी है उस टाइम की वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उन्हें गोल आकृति का ज्ञान था और उनके द्वारा अच्छे आकर्षक सिक्के बनाए जाते थे। लेकिन अगर हम देखें कोई से लकड़ी का बना रहा है और कोई अदर थिंग्स का बना रहा है, या डोल मडोल है उसका आकार सिक्के का, तो उससे ये पता चलेगा कि उन लोगों का बेसिकली गोल आकृति का ज्ञान नहीं था, उनकी मेटलर्जी है यानी कि जो सिक्के बनाने की तरीका है वो ज़्यादा डेवलप नहीं था। इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे पढ़ देते हैं। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम पता चलता है कि उस समय भैया शासक कौन था, ये हमें पता चल जाएगा। उसके समय का पता चलता है, डेट पड़ी होती है तो उससे पता चल जाता है कि किस समय का ये सिक्का था। सिक्के की बनावट से उसकी कला जो मैंने आपको समझाया, उसकी धातु की आर्थिक स्थिति का हमें पता चलता है कि उस समय उसकी कंडीशन क्या रही होंगी, उस समय की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उसकी सोशल स्थिति क्या है, वो सब पता चल जाती है हमें इससे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। ये जो आपको सिक्का दिखाया गया है इसमें घोड़ा है और घोड़े के ऊपर राजा बैठा हुआ लग रहा है। तो ये आपका है जो गुप्त शासक हैं, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया जा रहा है, जिससे हमें पता लग सकता है कि उस समय घुड़सवारी का एक बहुत अच्छा प्रचलन हुआ होगा और हर राजा सोचता होगा कि हर राजा करता होगा घुड़सवारी। और ये भी पता चलता है कि इससे कि जो राजा कुमारगुप्त थे वो बहुत बढ़िया घुड़सवार थे, ठीक है। चलिए आगे फिर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन मेसोपोटामिया से मिली हैं कुछ आपकी मोहरें। इन पर एक देख लीजिए, ये एक कुबड़ वाले बैल का जो दिखाया गया है, ठीक है, ये आपको पता चलता है। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से मिलता है या होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर गांव है और एक बहुत दूर का गांव है और उसमें आपके सिक्के और वहाँ के सिक्के मिल रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपको यही तो पता चलता है कि आपका व्यापार उस एरिया से हो रहा है। जैसे हम मान लें, यहाँ पर मानते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और इसका ये पार्ट कोई सा है और एक ये पार्ट कोई सा है, तो एक सिक्के यहाँ और यहाँ दोनों मिल रहे हैं एक ही तरह के, ठीक है। तो उस समय तो कोई एक तरह से यूनिवर्सल तो था नहीं, जैसा कि आज आरबीआई कर रही है कि सब जगह सिक्के एक ही तरह होंगे इंडिया में। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो सिक्के अलग अलग भी हुआ करते थे। तो एक जगह के दूसरी जगह सिक्के मिल रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर व्यापार हो रहा था। क्या हो रहा था साहब? व्यापार हो रहा था, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ लेते हैं आगे। एक धौलावीरा साइट है, धौलावीरा साइट के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का यह पुराय स्थल है जो गुजरात में है। कहाँ पर है भैया? धौलावीरा गुजरात में है। तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिए कि धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, पेपर में आपके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक बात और पता चलती है कि यहाँ हड़प्पा कालीन निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर जल निकास जो वाटर मैनेजमेंट है वो कैसा है, ये हमारा कहाँ से पता चलता है, ये हमारा धौलावीरा से पता चलता है। फिर हम बात कर लेते हैं सारनाथ स्तूप के बारे में कि सारनाथ स्तूप क्या है। जो सारनाथ स्तूप है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। इस स्तूप को धमेक स्तूप निर्माण, इसे मतलब ये आपका स्तूप है, इसे हम धमेक स्तूप भी कहते हैं। तो इसका जो निर्माण कराया गया था वो अशोक ने कराया था। और आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि रुमनदेही अभिलेख है वो भी किसने कराया था? अशोक ने कराया था। और उसमें क्या बताया था कि जो आपका उपज का 8वां भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और रुमनदेही कहाँ पर मिला? ये आपका नेपाल में, ठीक है दोस्तों। तो सारनाथ अशोक का जो स्तंभ है ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण कराया है आपका मौर्य वंश के राजा अशोक ने। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। अगर कोई प्रश्न पूछे कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पहला उपदेश दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश में, जो कि सारनाथ जगह है। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में।
तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित ये जो चीज़ें हैं, जो साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे रहन सहन, विचार और खान पान इत्यादि के बारे में पता चलता है, तो इन्हें हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। आजकल क्या है, साहित्यिक स्रोत हमारे पास बुक्स हैं, इनके द्वारा हम पता कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो लिखाई होती थी वो पेपर तो उस समय अवेलेबल था नहीं, तो ये ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र इन पर लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम और काल का विवरण। तो देखो भैया, पहले वेद आए। वेद क्या थे? जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब दूसरा पार्ट है रामायण और महाभारत। ये लिखी किसने थी? रामायण आपकी लिखी थी, किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नंबर 3 पर, जैन एवं बौद्ध साहित्य। कौन आते हैं? जैन एवं बौद्ध साहित्य। तो जैन और बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो बौद्ध साहित्य से हमें ये पता चलता है कि इस समय किस प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य, यानी कि अर्थशास्त्र। धर्मेतर का मतलब हो गया कि धर्म से इतर। ठीक है, मतलब इसमें धर्म की बात नहीं करी जाएगी। तो अर्थशास्त्र जो कि लिखा था कौटिल्य ने, ये आपका मौर्यकालीन समाज के बारे में बताता है, वहाँ की धार्मिक और मतलब धार्मिक स्थिति सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में बताता है। फिर ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक हैं, इनके आप नाम याद रखें। किसने लिखा है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र आपका लिखा है कौटिल्य ने, चाणक्य ने। किसके टाइम में था? तो ये मौर्य साम्राज्य के टाइम में था। ठीक है, फिर राज्य तरंगिणी के बारे में आप याद रखेंगे, ये किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। इसमें किसकी जानकारी है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। हाल ही में आपको पता होगा कि 370 जो धारा थी उसको कंप्लीट हो गया है 1 साल हटाए हुए, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं अगला, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखे गए हैं, तो उनमें आपका इंडिका आता है। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे। किसके टाइम में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, और उस समय किस प्रकार का समाज था इसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर अगला आपका है फयान। फयान एक चीनी यात्री थे, और इन्होंने गुप्त काल के बारे में बताया कि गुप्त काल में किस प्रकार की सोशो कल्चरल इकोनॉमिक कंडीशन थी आपकी। फिर है ह्वेन त्सांग। ह्वेन त्सांग ये हर्षवर्धन के समय में आए, तो इन्होंने चीनी यात्री थे, इन्होंने इसका वर्णन किया है। सो दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 6ठे क्लास के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको जो यहाँ पर किताबें लिखी हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार आपके साथ मैं बोलता हूँ और आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्या आपको याद करना है कि महाभारत किसने लिखी थी? वो आपकी वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। आपकी रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र लिखी थी आपकी कौटिल्य ने। राजतरंगिणी कल्हड़ ने। इंडिका मेगास्थनीज ने। फयान ने क्या लिखा था? फयान ने एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जो चीनी यात्री थी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? फयान किसके काल में आए थे? तो आप बताओगे गुप्त काल में आए थे। ह्वेन किसके काल में आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। इस तरह का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। जब भी आप पेपर देने जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने अभी बात करी कि पुरातत्वविद, यानी कि जो खुदाई से प्राप्त हैं अभिलेख हैं, उनसे किस तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है, प्लस साहित्य से किस प्रकार की जानकारी होती है। साहित्य उस समय जो लिखा होगा, उस समय उसके समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में सारी जानकारी दी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जाएगा, धार्मिक और सांस्कृतिक तरीकों का वर्णन किया जाएगा कि उस समय पूजा पाठ क्या चल रहा था, कौन से देवी देवता पूजे जाते थे, ज्ञान विज्ञान की क्या मान्यताएं हैं, ज्ञान विज्ञान की क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, अब राजनीति में देख लें तो राजनीति में राजा, प्रजा, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था आदि के बारे में बताया जाएगा। फिर घर परिवार की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, मनोरंजन, व्यवसाय, मेले के आदि के बारे में बताया जाएगा। किस पार्ट में बताया जाएगा? तो ये आपकी सामाजिक में। आर्थिक स्थिति में देख लें तो किस प्रकार का लेन देन था, किस तरह के धंधे थे, किस तरह का व्यापार था, लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किस तरह के कार्य करते थे, आपको आर्थिक पार्ट में मिलेगा। सामाजिक में रहन सहन, खान पान, ये पता चलेगा आपका। फिर
राजनीतिक व्यवस्था में आपको पता चलेगा कि उस समय राजा की क्या कंडीशन थी, प्रजा की क्या कंडीशन थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी, ये आपको पता चलेगा। और धार्मिक एवं सांस्कृतिक में धर्म में देवी कौन कौन सी पूजी जाती थी, क्या क्या पूजा पाठ किया जाता था, ये आपको पता चलेगा। ठीक है मित्रों, फिर हम आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, इसकी बात कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मान लीजिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है सामाजिक व्यवस्था और ये क्या है। तो इसके बाद पढ़ लेते हैं कौन पहले आया कौन बाद में। तो हमारे पास ये एक चित्र बना के दिखाया गया है कि इसमें फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो कैसी होगी, सबसे नई होगी, और सबसे लास्ट वाली होगी वो कैसी होगी, सबसे पुरानी होगी। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीके से बताया गया है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो सबसे ऊपर वाली परत होगी वो न्यूली होगी और लास्ट वाली होगी सबसे ओल्ड होगी। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास में तिथियों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो तिथि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, अगर तिथि में थोड़ा परिवर्तन कर दो तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आपकी आज 5 अगस्त को पेपर है, अब मैं इसे 4 अगस्त कर दूं तो क्या हो जाएगा, मामला सब इधर उधर हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए कोई इवेंट है, मान लीजिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और उस तिथि को आप याद ना करें या तिथि आप गड़बड़ा दें, पेपर में लिखाएं गलती से, तो मामला सब क्रिटिकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए डेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या क्या होता है, बीसी होती है और एडी होती है। तो बीसी जो होती है बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, और एडी होती है एनो डोमिनी होती है, इसका मतलब होता है जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के बाद। ठीक है, तो इनका बेसिकली आप ध्यान रखेंगे। अभिलेख पुरास्थल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अभिलेख क्या होते हैं और स्तूप क्या होते हैं। तो स्तूप के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, यानी कि माउंट। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाया गया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, एक प्रकार का टीला है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का टीला है। ठीक है, तो ये टीला होता है क्या, स्तूप। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो ये स्तूप होते हैं, एक माउंड होता है, इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीज़ों के अवशेष रखे जाते हैं, उनके प्लस उनके जो अनुयायी होते हैं उनके। पुरास्थल कैसा होता है, तो पुरास्थल मैंने आपको बताया कि वह स्थान जहाँ से औजार बर्तन और इमारत के अवशेष मिले हैं, तो वो स्थान आपका क्या कहलाता है, पुरास्थल कहलाता है। ठीक है, कुछ और भी जानिए इनमें, देख लेते हैं। महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कौन सा है, वो ब्रिटिश म्यूजियम है जो कि आपका लंदन में स्थित है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, फादर माना जाता है। तो कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरातत्ववेत्ता क्या होता है। तो पुरातत्ववेत्ता वो होते हैं जो खुदाई किए गए सामानों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतिहासकार क्या होता है, जो हिस्ट्री लिखता है साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो ऐसा काल जहाँ पर हमें कोई रिटन हम लिखना नहीं जानते थे, हम पढ़ना नहीं जानते थे, उसे हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें हमें पास लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ नहीं पाए, वो हमारा आदि ऐतिहासिक काल। और फिर ऐतिहासिक काल जिसमें हमारे पास सारी लिखना भी जानते थे पढ़ना भी जानते थे, वो हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और भी प्रश्न है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था मित्रों, उसका नाम था इंडिका। क्या था, इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। तो भाई उससे पता चलता है कि उस समय की इकॉनमी कैसी थी, उस समय की जो मेटलर्जी थी कैसी थी, और साइंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नों को भी कर लिया और ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई सी कैसी भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन करूँगा और आपको इस तरह से और भी चैप्टर है उनको कंक्लूड करूँगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एक बार और पढ़ लेते हैं चैप्टर क्या था हमारा। इस चैप्टर में हमने जाना इतिहास को जानने के स्रोत। तो ये स्रोत कौन कौन से होते हैं, अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, स्तूप होते हैं। इसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि
प्रीवियसली क्या घटा था हमारी इस सिविलाइजेशन में, हमारे इस संसार में, जो भी आप कह लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे यही आशा रहेगी कि आप हमारे इस छोटे से प्रयास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आपके लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो बुक आपकी करा रहा हूँ, ये बुक बहुत ही वरदान है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार किताब लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए और लूसेंट या कोई भी जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगाइए, आपका रामबाण हो जाएगा, सारा का सारा कलेश खत्म हो जाएगा। ये किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।